मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जी हाँ, इसी तरह पर जिंदगी जी थी राहत इंदौरी साहब ने। इंदौरी नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में वे जाने जाते थे अपनी शेर व शायरी के लिए। 75वीं जयंती उनकी मनाई जाना है, यानी उनकी सालगिरह आने वाली है 75वीं, 1 जनवरी को मनाई जाएगी। इसी विषय पर हम आज उनके बेटे सतलज से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं इतनी बड़ी शख्सियत के लिए। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका स्वतंत्र समय में। सतलज भाई, राहत इंदौरी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें किसी नाम की ज़रूरत नहीं, किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। उनकी 75वीं जयंती आ रही है, यानी ये कहा जाए कि उनकी 75वीं सालगिरह मनाई जाने वाली है 1 जनवरी को। आप और आपकी टीम क्या कर रहे हैं उसको लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने राहत साहब को एक बार फिर याद फरमाया। मैं जानता हूं कि लगातार आप उनसे मुलाकात करते रहे। अरशद भाई, 75th बर्थडे है राहत साहब की और उनके इंतकाल के बाद उनकी मौजूदगी ज़्यादा महसूस की जा रही है। जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि राहत साहब के ट्रेंड करना रोज़ ही कोई ना कोई शेयर। तो इस बार हमने चूँकि 75th बर्थडे था तो एक बड़ा इवेंट यहाँ पर प्लान किया है जिसमें राहत साहब की शख्सियत के ऊपर किताबें भी लॉन्च की जाएंगी और उसके अलावा कुलियात जिसमें राहत साहब की तमाम शायरी है उसको हम लोग मंजर आम पर ला रहे हैं। रेख्ता पब्लिकेशन जो दिल्ली में है उसके साथ मिलकर राहत साहब की किताब मैं जिंदा हूँ आने वाली है, जिसमें राहत साहब की पूरी शायरी उनकी ज़िंदगी की उसमें शामिल रहेगी। उसके साथ ही कव्वाली का एक इवेंट होगा। उसके अलावा दास्तान गोई, हिमांशु वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक दास्तान गो हैं लखनऊ के, वो राहत साहब की दास्तान सुनाएंगे। और फिर उसके बाद पैनल डिस्कशन होगा जिसमें राहत साहब के ऊपर किताब लिखने वाले। ये कितनी देर का प्रोग्राम रहेगा और कितने घंटे तक चलेगा, कब से शुरू होगा और कहाँ पर आयोजित कर रहे हैं? ये 1 जनवरी को 4 बजे लाभ मंडपम जो इंदौर में है उसमें ये इवेंट होगा। 4 बजे शाम को शुरू होकर रात को 11 बजे तक चलेगा ये। इसमें कव्वाली के अलावा दास्तान गोई, फिर उसके बाद पैनल डिस्कशन जो राहत साहब के बारे में जिन्होंने किताब लिखी, दीपक रोहानी इलाहाबाद, हिदायतुल्लाह खान इंदौर और अजीज़ इरफान साहब, ये लोग राहत साहब की शख्सियत पे बात करेंगे, दास्तान सुनाई जाएगी। फिर एक बुक लॉन्च होगा राहत साहब का जो मैं जिंदा हूँ किताब आ रही है उसका। फिर देन उसके बाद एक बड़ा मुशायरा होगा जिसमें वसीम बरेलवी, मंजर भोपाली, शबीना अदीब, इस तरीके के जो राहत साहब के साथ हम नस्ल थे जो उनके साथ काम करते थे, इससे 10 से 12 टॉप मोस्ट जो शायर हैं, लियाकत जाफरी कश्मीर से और दुबई से सरोज आसिफ, इस तरीके से एक टीम है जो मुशायरा भी होगा। इतने बड़े शायर थे वो और उन्हें ताउम्र याद किया जाएगा, यानी ये भी जब तक लोग शायरी को याद करेंगे तब तक के राहत इंदौरी को जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। आप भी उन्हीं के ट्रैक पर चल रहे हैं, क्या लगता है आप उनसे कितना सीख पाए हैं? देखिए अरशद भाई, हिंदुस्तान में निस्बतों का एहतराम है, आस्थाओं का सम्मान है। तो मुझे लगता है मुझे जो मोहब्बत और इज़्ज़त मिलती है वो राहत साहब की वजह से मिलती है। मेरी कुछ हैसियत नहीं है, लेकिन देखिए आपके राहत साहब की औलाद होने की वजह से लोगों ने इतनी मुझे मोहब्बतें लुटाई। और राहत साहब एक ऐसे वाहिद शायर हैं जो जिनकी जीवन में ही टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी कि उनके बहुत ज़्यादा विजुअल हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे खुश नसीब शायर मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर नहीं हो पाए क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी इस लेवल पे नहीं थी। और अब जो राहत साहब को सुनने वाली नई नस्ल है वो उनकी गैर मौजूदगी में भी उनको महसूस कर रही है, उनके बारे में जान रही है और उनके कलाम से रूबरू हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से राहत साहब के शायरी को लेकर। ये तमाम तरह के जो अवार्ड्स हैं और ये जो खिताबात उनको मिले थे, आपको क्या लगता है इनको देखकर कहीं ना कहीं अब आपको एहसास तो होता होगा कि आज राहत साहब नहीं है, उनके अवार्ड्स यहाँ पर हैं। शेर व शायरी तो ताउम्र मैं कहता हूँ क़यामत तक के ज़िंदा रहने वाली चीज़ है। वो आपको कैसा महसूस होता है आज? अरशद भाई, मुझे लगता है यही मेरी विरासत है, यही मेरा असासा है। और राहत साहब पहले से ज़्यादा मुझे महसूस होते हैं अब, क्योंकि हम बचपन से जब देखते थे तो वो कभी मुशायरों में बिजी हैं, कभी कहीं हैं, कहीं भी कहीं हैं। तो अभी भी ये लगता है कि कोई लंबे सफ़र पर गए और जल्द लौटेंगे। और रोज़ हमें सोशल मीडिया पर राहत साहब के कोई शेर दिखते हैं, उनकी कुछ बातें दिखती तो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ही मौजूद हैं। राहत साहब का एक अपना अंदाज था, एक खींच कर शेर पढ़ना। आपका क्या अंदाज है, आप किस अंदाज में पढ़ते हैं और उनके लिए क्या पढ़ना चाहेंगे? आपने क्या लिखा उनके लिए दिल से? मैं राहत साहब के लिए तो मैं जो कुछ कलाम है राहत साहब को देख के सीखते हैं। राहत साहब ने जिस तरीके से मुशायरों में मैंने उनकी खिदमत में जो वक्त गुजारा उसमें मैंने सीखा कि
शायरी को क्या कहा जाता है, शायरी किस तरह से होती है, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है। तो मैं तो राहत साहब के पैरों की धूल भी नहीं हूँ अरशद भाई, लेकिन बहुत खुशनसीब हूँ कि उनका नाम मुझसे मंसूब है। और राहत साहब को लेके एक शेर ये मैं कहना चाहूँगा कि जितने अपने थे मर गए हैं मेरे, सारे हमदर्द डर गए हैं मेरे, आसमानों को पहले रौन दिया, बाद में बालों पर गए हैं मेरे। तो राहत साहब के साथ मैं आसमानों को रोन चुका था, उनके साथ मैंने 16 मुल्कों का सफ़र किया, कपिल के शर्मा के शो में गया, आमिर खान का मेहमान रहा। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हा और सबसे बेहतरीन वक्त मैंने राहत साहब के साथ गुजारा है। हम इंदौर की बात तो छोड़ते हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान, यहाँ तक कि दुनिया में उनके फॉलोअर्स हैं, उनको चाहने वाले हैं। अब जब उनका 75वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उसमें किस तरह के लोगों के फीडबैक्स आ रहे हैं आपके पास? क्या उम्मीद करते हैं वो कि राहत साहब के लिए वो क्या कर सकते हैं? किस तरह की वो शायरी वहाँ पर सुनना चाहेंगे? जैसे आपने मुख्तलिफ कार्यक्रम रखे हैं वहाँ 3 तरह के, तो क्या लगता है आपको किस तरह से लोग दुनिया भर से आपके पास मैसेज आ रहा हो? अरशद भाई, सब लोग सुनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और लोगों को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस ये था कि इसको हम आप लाइव भी करें, क्योंकि जो दुनिया भर में राहत साहब के फ़ैन हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और कुछ लोगों का ऑफ़र ये भी था कि दिल्ली, बम्बई या दुबई में इसको किया जाए, लेकिन चूंकि राहत साहब की मोहब्बत इंदौर से और इंदौर की मोहब्बत राहत साहब से इस कदर गहरी है कि हमें लगा कि 75th बर्थडे राहत साहब का इंदौर की सरजमीन पर बनना चाहिए, और हमने इंदौर का चुनाव किया और इंदौर में ही उनका जश्न मनाया जाना चाहिए। तो पूरी दुनिया के शायर आ रहे हैं और वो सब लोग राहत की बात भी करेंगे, राहत साहब से जुड़ी हुई बातें भी की जाएंगी, और जो कव्वाली के सिंगर हैं वो भी राहत साहब के कलाम को ही वहाँ पर पढ़ेंगे। तो वो राहत साहब से ही पूरा मंसूब एक ये इवेंट है, जिसको और खूबसूरत बनाने के लिए इंदौर वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि इंदौर की तमाम आवाम, हर तबके की लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, और वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें मुशायरा सुनना, वो कह रहे हैं कि आपको कुछ काम हो तो बताइए, आपको कुछ ज़रूरत हो तो बताइए। तो ये मोहब्बत ही सरमाया है, और मुझे लगता है कि राहत साहब को जितना उनका शहर मोहब्बत करता है, उससे ज़्यादा कोई नहीं करता है। सतलुज भाई, राहत साहब की मैं समझता हूँ कि हज़ारों, लाखों में भी कहूँ तो शायद ये झूठ नहीं होगा कि लाखों शेर हैं। तो किन किन को आपने चुना है? उनके लिए ऐसा क्या लगता है, ऐसा कौन सा शेर है जिसे वो हमेशा बयान करते थे, उसको आत्मसात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कर रखा था? ऐसा कौन सा शेर है जो आपके सामने उन्होंने बार बार उस चीज़ को रिपीट किया हो, जो ज़िंदगी से कहीं ना कहीं ज़िंदगी को कहीं ना कहीं मुतासिर करता हो? जी देखिए, उनके पूरे कैरियर के बाद जब वो जिस निचोड़ पर पहुंचे तो वो एक शेर बड़ा पढ़ते थे कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना, या आज हम दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें, इश्क दोनों की ज़रूरत है चलो इश्क करें, आप हिंदू मैं मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है चलो इश्क करें। तो उनकी शायरी में इश्क की तबलीग थी, मोहब्बत की बात थी, और हिंदुस्तान को वो सब अपना फसलो मानते थे। मतलब हमने देखा है कि सारे जो शायर होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि सरकार उन्हें किसी न किसी तमगे से नवाजे, लेकिन हमने देखा कई सारे मंचों पर मैंने राहत साहब को सुना भी, और मेरी काफ़ी नज़दीकियाँ थी, मेरे साथ उन्होंने इंटरव्यू भी किया, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जिनके साथ उन्होंने इंटरव्यू किया। तो किस तरह से वो जो प्रेजेंटेशन था, उन्होंने कभी डिमांड नहीं की कि मुझे सरकार या कोई संस्थान ऐसा सम्मान दे जो जीते जीते हो ही हो, लेकिन दुनिया से कुछ करने के बाद भी याद किया जाए? अरशद भाई, ये जो आप देख रहे हैं अवार्ड्स, ये इसके अलावा बहुत से अवार्ड नीचे रखे हैं, कुछ दूसरे कमरों में हैं, लेकिन इसमें आपको कोई सरकारी अवार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि राहत साहब ने, क्योंकि सरकारी अवार्ड का एक तरीका भी होता है, कुछ काम भी होता है जिस तरीके से मिलता है। राहत साहब ने इस तरह की कभी कोशिश नहीं की। उनका एक शेर है कि एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। तो राहत साहब को आवाम ने इतनी मोहब्बत दी, सुनने वालों ने इतनी मोहब्बत दी कि उनको फिर दरकार नहीं थी किसी सरकारी अवार्ड की। और क्या सोचते हैं आप, आज हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन हैं, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे शेर, आपने जैसे शुरुआत में कहा कि बहुत सारे शायर हुए हैं, बहुत सारे कवि हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया कम था। आज राहत साहब दुनिया पर छाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये क़यामत तक ऐसे ही रहेगा, और जो नई जनरेशन है वो भी राहत साहब को पसंद करेगी? देखिए, उनके जीते जी ही 3 पीढ़ियाँ उनसे प्रभावित थीं। जो बुजुर्ग थे वो उनके शेर पढ़ते थे कि हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। जो नौजवान थे उनके शेर को पसंद करते थे कि रिवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। और जो छोटी नस्ल के बच्चे थे वो लोग बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। तो मुझे लगता है राहत साहब एक ऐसे वाहिद शायर हैं, ऐसे शख्स हैं जिनके लिए आवाम अपने बच्चों को वसीयत कर रही है कि इनको सुनो।
तो अभी भी जो नए लोग जिन्होंने राहत साहब को देखा भी नहीं है, ना कभी लाइव सुना है, वो यहाँ पे आते हैं। कल भी कुछ लोग मिलने आए थे, तो वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम और जो सोशल प्लेटफॉर्म है उससे ही राहत साहब से परिचित हुए और उनसे इंस्पायर्ड हुए और शायरी कहना शुरू की। तो मुझे लगता है कि राहत साहब एक इंस्टीट्यूट हैं और उनके जो विजुअल और उनकी जो शायरी और जो उनकी किताब आ रही है वो लोगों की बहुत रहनुमाई करेगी और बहुत दिनों तक राहत साहब को याद किया जाएगा। आपने कहा इंस्टीट्यूट की बात, तो क्या सतलज इस दिशा में कोई काम करेंगे, इसमें कोई पहल करेंगे? राहत साहब की जो जितनी सारी रचनाएं हैं, जो शायर, जो शेर हैं, उनका कहीं प्रकाशन हो या उस तरीके से लोगों को सिखाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो शायर बने। जी, अभी जो किताब आ रही है अरशद भाई, मैं जिंदा हूँ, उसमें राहत साहब का तमाम कलाम हमने इंक्लूड किया है, जिसमें जो किताबों में था और किताब के अलावा राहत साहब ने कहा, तो उनकी पूरी शायरी हम एक जगह ला रहे हैं। उसके अलावा फिल्मी गाने राहत साहब के खूब आने वाले हैं। उनकी गज़लों को बहुत से म्यूज़िक कंपोज़र चाहते हैं कि हम लोग म्यूज़िक में कन्वर्ट करें। उसके अलावा हम एजुकेशनल लेवल पे शायरी को आगे बढ़ाने के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स करेंगे। ये तो एक बड़ा इवेंट है 75th बर्थडे का, उसके बाद भी साल भर तक हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिसमें यूथ मुशायरा, जिसमें नए लोगों को मौका दिया जाता है। इस तरह के कई इवेंट होते हैं और इस बार हम बहुत बड़ा यूथ मुशायरा करने वाले हैं, जिसमें तमाम हिंदुस्तान के अच्छे लिखने वालों को बुलाया जाएगा। मतलब हम ये देख रहे हैं कि इसके राहत साहब को जब भी कोई व्यक्ति सुनने जाता था तो उन्हें इस चीज़ का एहसास होता था कि ये सरकार पर कहीं ना कहीं तंज करेंगे। आप भी उन्हीं के खून हो, आपको क्या लगता है, तंजिया बात करने से या सरकार को जगाने के लिए या संबंधित किसी व्यक्ति पर कटाक्ष करने से शायरी में चार चांद लग जाते हैं? नहीं अरशद भाई, वो सरकार के खिलाफ नहीं थे, वो व्यवस्था के खिलाफ थे। दरअसल शायर और पत्रकार हमेशा विपक्ष होता है। उसको अगर बहुत अच्छा भी चल रहा है तो उसमें भी उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाई जाए। तो राहत साहब किसी सरकार के खिलाफ नहीं थे। उनके एक शेर के सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन ये इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त में लिखा गया था। लेकिन हर सरकार पे इसके द्वारा हमला किया गया और लोगों ने उस शेर को हर पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो यही शायर की ताकत होती है, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं होता है, वो खराब व्यवस्थाओं के खिलाफ होता है, वो गैर बराबरी के खिलाफ होता है, वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ होता है। और जो नाइंसाफ़ी करता है उसको लगता है कि ये शेर मुझ पर टारगेट किया गया है, लेकिन वो व्यवस्था के खिलाफ होता है। खैर, राहत साहब तो आपके वालिद साहब थे, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एक शेर उनकी नज़र आप क्या पेश करना चाहते हैं? क्या होना चाहिए वो शेर जो उनके लिए कुछ बन जाए? राहत साहब का एक शेर सुनाता हूँ आपको मैं, जो मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल सही मौका है सुनाने का, कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। बेशक, जिस तरह से हफीज़ ने हमें बताया कि राहत साहब दुनिया से ज़रूर गए हैं लेकिन लोगों के दिलों से नहीं गुजरे हैं, और ना ही वो ता क़यामत तक लोगों के दिलों से जाएंगे। जब तक क़यामत नहीं आती, निश्चित रूप से वो लोग जो शायरी को पसंद करते हैं, जो साहित्य को समझते हैं, उनके दिलों में राहत साहब का जिंदा रहना लाजमी होगा। कैमरा पर्सन भरत के साथ अरशद खान, स्वतंत्र समय न्यूज़, इंदौर।